Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 4 of our NORCET PYQ practice series. तो आज हम NORCET 9 का प्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज a 35-year-old male is brought to the emergency department after a road traffic accident. Okay, he is unconscious and the nurse suspect increased intracranial pressure. Okay, which of the following findings confirm the presence of Cushing's triad? कितना सिंपल क्वेश्चन है. देखो इतना लंबा लाइन था ना, 5-6 लाइन था, एंड देख के ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछा है, बट कितना सिंपल पूछा है कि कुशिंग्स ट्रायड में कौन सा साइन होगा. सो ए है एलिवेटेड बीपी, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि बीपी तो इंक्रीज रहता है बट टेकिकार्डिया टेकिपनिया नहीं होता है. लोअर बीपी, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन, अगेन रॉन्ग, क्योंकि इन कुशिंग्स ट्रायड में क्या होता है, लोअर बीपी नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है. एलिवेटेड बीपी, ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिपनिया, दैट इज करेक्ट. लोअर बीपी, ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल गलत. सो देखो कुशिंग्स ट्रायड है ना, मतलब कि 3 चीज होंगे इसमें. ट्रायड एज द नेम सजेस्ट 3 थिंग्स होगा. कहाँ देखने को मिलता है? इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में. तो फर्स्ट क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है. हाइपरटेंशन होता है क्योंकि हाइपरटेंशन होता है सो दैट, क्योंकि जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, सो दैट टू मेंटेन द नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर. टू मेंटेन द नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर बीपी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सो दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन होता है. सेकंड क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है. ब्रेडिकार्डिया होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बीपी देयर इज रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है ना. सो ब्रेडिकार्डिया होता है. एंड थर्ड क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है उस पर भी कंप्रेशन होता है. सो जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर होगा, शैलो होगा, है ना. सो दैट इज द इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है. और यू कैन से ब्रेडिपनिया भी होता है, ब्रेडिपनिया, ठीक है ना. ब्रेडिपनिया और इरेगुलर एंड शैलो ब्रीथिंग, है ना, जिसको हम चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. सो हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया is the Cushing's triad, है ना, इन seen in increase intracranial pressure. सो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लाइक विद इन 20 to 30 सेकेंड में इसको हम कर सकते थे अगर हमें पता होगा तो, ठीक है ना. कुशिंग्स ट्रायड सिंपल याद कर लो, बीपी बढ़ा रहेगा, बीपी इंक्रीज रहेगा, हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिपनिया. सो दिस इज नोन एज कुशिंग्स ट्रायड. इंपॉर्टेंट है, सीन इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, a 17-year-old girl present to gynecology OPD, okay, with complaint किस चीज का है? absence of menstruation despite normal secondary sexual characteristics. Okay, she reports cyclic lower abdominal pain every month. So every month उसको cyclic abdominal pain होता है. On physical examination a bulkish bluish membrane is seen at the vaginal opening and she is diagnosed with an imperforate hymen. What is the most likely diagnosis? Cryptomenorrhea, metromenorrhagia, oligomenorrhagia और primary amenorrhea due to hypogonadism. सो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना. उसको एवरी मंथ उसको क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है ना. एंड बट जो फ्लो है ना, फ्लो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल शेडिंग तो होती है बट शेडिंग होकर जो ब्लड फ्लो है ना वो नहीं हो रहा है. वो जो ब्लड है वो कहाँ एक्यूमुलेट होता जा रहा है? वजाइना में एक्यूमुलेट होता जा रहा है. एंड जिसकी वजह से बल्किस ब्लूइश मेम्ब्रेन उसको वजाइनल ओपनिंग के पास उसको दिख रहा है, ठीक है ना. सो ये किस में देखने को मिलता है? ये बेसिकली इट इज नोन एज क्रिप्टोमेनोरिया. क्रिप्टोमेनोरिया है ना, जहाँ पे जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है. बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, साइक्लिक मंथली पेन भी होगा, जो एंडोमेट्रियल शेडिंग भी होगा, बट जो फ्लो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा. एंड इट इज नोन एज क्रिप्टोमेनेरिया, ठीक है ना. लेट्स सपोज अगर आपको इसका क्वेश्चन इसका आंसर नहीं पता था तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजीली कर सकते थे. कैसे? देखो, मेट्रोमेनोरेजिया सबको पता है, ये तो पता होगा सबको, है ना, कि मेट्रोमेनोरेजिया क्या होता है? दैट इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग, है ना. सो एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग, दैट इज नोन एज मेट्रोमेनोरेजिया. तो वो तो इसमें नहीं होता है, तो ये गलत हो गया. ओलिगोमेनोरिया क्या होता है? दैट इज द इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन.
सो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जिसमें जो साइकिल है वो बहुत लॉन्ग साइकिल होता है, लाइक मोर देन 35 डेज का होता है, सो दैट इज द ओलिगोमेनोरिया, जिसमें ब्लीडिंग कम होती है, ठीक है ना। प्राइमरी एमिनोरिया ड्यू टू हाइपोगोनेडिज्म, सो प्राइमरी एमिनोरिया होगा और हाइपोगोनेडिज्म होगा, मतलब कि एस्ट्रोजन क्या है, कम है, एस्ट्रोजन कम है, तो एस्ट्रोजन कम है तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे मतलब कि डी तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी एमिनोरिया ड्यू टू हाइपोगोनेडिज्म होगा तो एस्ट्रोजन कम होगा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा, तो डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो इसलिए जब आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि इट इज नॉट लाइक कि आपको पूरा का पूरा 100 एमसीक्यू आपको आता होगा, ऐसा कोई भी नहीं, इवन टॉपर भी नहीं है जिसको 100 के 100 एमसीक्यू आते होंगे। द ओनली थिंग इज दैट कि आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर उसका ट्रिक आप सीख गए ना तो वो बहुत अच्छा होता है। सो इट इज ऑल अबाउट कि जब आपको एमसीक्यू आए, एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका ओपन होगा, उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, तो आप जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेट सपोज आपने पढ़ा, वो आपको नहीं आता, आपने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आपको नहीं आता है, जस्ट लीव इट, प्रोसीड टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फटाफट सारा एमसीक्यू पहले कर लो उस पर्टिकुलर सेक्शन का, फिर आपके पास टाइम बचेगा, देन आप फिर से फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एंड देन एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो। बाय एलिमिनेटिंग मेथड से आपको अब एमसीक्यू करना है, ठीक है ना, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि लेट सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने ओपन किया है ना, वो आपको आता नहीं था, आप उसको 4 बार 5 बार 6 बार पढ़े जा रहे हो मतलब उसी पे आप लग गए कि इसको करके ही जाना है, ऐसा नहीं करना है, आपको सारे एमसीक्यू को देना है, क्योंकि ऑल एमसीक्यू आर इक्वली वर्थ, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट एमसीक्यू जो करेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, सेकंड जो करेगा उसको कम मार्क्स मिलेगा, जितने एमसीक्यू है, इवन जो वन लाइनर है, जो स्ट्रेट क्वेश्चंस है, ऑल हैविंग द इक्वल मार्क्स, है ना, तो सबको आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। इसीलिए अगर जो एमसीक्यू आपको नहीं आता है ड्यूरिंग एग्जाम, तो आपको उसको नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है, एंड देन सारा एमसीक्यू करने के बाद आपको फिर से फर्स्ट पे आना है, सो दैट आपको जो जो एमसीक्यू छोटा है उसको आप अपना फुल ट्राई होगा ना, आप बाई एलिमिनेशन आप अपना कुछ कुछ अप्लाई करके अगर हो सके तो करने की कोशिश करना है, ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। ओके, प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड में बोला है उन्होंने कि अ 35-year old patient is being monitored in the ICU following trauma. The cardiac monitor shows a regular narrow complex tachycardia. तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में आई थिंक मैंने आपको ये बताया था, हाँ यस, इन माय फार्मा क्लास में जब मैंने फार्मा क्लास पढ़ाया था तो मैंने इसमें बताया था आपको। द कार्डियक मॉनिटर शोज a regular narrow complex tachycardia with a heart rate of 185 बीट पर मिनट, ओके, नॉर्मल सैचुरेशन है एंड स्टेबल ब्लड प्रेशर है, पी वेव आर नॉट क्लियरली विजिबल एंड द रिदम अपीयर्स सडन इन ऑनसेट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिदम। तो इन्होंने जितने पॉइंट्स बोले हैं ना कि कार्डियक मॉनिटर में क्या बता रहा है, रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, फर्स्ट कितना 185 बीट पर मिनट है। सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि रेगुलर है, नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है, ऑफ हार्ट रेट कितना 185 पर मिनट, ठीक है। सैचुरेशन नॉर्मल है, मतलब पेशेंट स्टेबल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, बीपी क्या है, नॉर्मल है, मीन्स पेशेंट क्या है, स्टेबल है। पी वेव आर नॉट क्लियरली विजिबल, सो पी वेव क्या है, विजिबल प्रॉपरली नहीं है, एंड द रिदम अपीयर्स सडन इन ऑनसेट, एंड रिदम कैसा है, सडन है, सडन रिदम है। सो दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है, सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, अबव द वेंट्रिकुलर, है ना, सो सुपरा वेंट्रिकुलर मतलब कि वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रॉब्लम है। सो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो एब्नॉर्मली जो डिस्चार्ज हो रही है वो कहाँ हो रही है, या तो एट्रियल में हो रही है, या तो एट्रियम में हो रही है, या फिर एवी नोड में हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेकिकार्डिया हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव डिस्चार्जेस आ रहे हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर के ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो वेंट्रिकल के ऊपर प्रॉब्लम है, तो एट्रियम से या फिर एवी नोड से एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो जिसकी वजह से टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया कितना होगा, मोर देन लाइक 150 से 250 के बीच में होगा, सो लाइक मोर देन 150 होगा, ठीक है, मोर देन 150 होगा, एंड
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होगा, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, दैट इज लेस देन 0.12 सेकंड का होगा ना, सो लेस देन 0.12 सेकंड का होगा, सो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है ना, जो पी वेव है ना, पी वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाएगा, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, तो पी वेव का पता नहीं चलेगा, सो पी वेव जो है वो पता नहीं चलेगा। एंड ये कैसा होता है, प्रोक्सिस्मल होता है। प्रोक्सिस्मल होता है मतलब कि, प्रोक्सिस्मल का मतलब है कि सडन ऑनसेट होगा एंड सडन डिसअपियर हो जाएगा, सडन ऑनसेट होगा एंड सडन डिसअपियर हो जाएगा, सो दैट इज नोन एज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट में एबीसी तो हमारा हमेशा प्रायोरिटी पे ही रहेगा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ईसीजी, सैचुरेशन प्रॉपर अच्छे से मॉनिटर करना है पेशेंट को, ऑक्सीजन की नीड है तो वो देना है, सो दैट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। उसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को टर्मिनेट करने के लिए क्या मैनेजमेंट होगा, सो द फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होती है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा, दैट इज हमारा वेगल मैनूवर्स। वेगल मैनूवर्स मतलब क्या है, दैट इज कि वेगल मैनूवर में हम क्या करेंगे, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, सो दैट जो एवी नोड से जो कंडक्शन जो एक्सेस हो रहा था वो कम कर दे वो, है ना, सो दैट इज अ वेगल मैनूवर। तो हम इसमें हम वल्सल्वा मैनूवर पेशेंट को बोल सकते हैं करने के लिए, वल्सल्वा मैनूवर, या फिर कैरोटिड साइनस को मसाज करवा सकते हैं ठीक है ना, सो कैरोटिड साइनस मसाज के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को, सो दैट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट। कब, अगर पेशेंट स्टेबल है तब। if patient is stable then the first line management is vagal maneuver, that is a Valsalva maneuver, या फिर कैरोटिड साइनस मसाज के लिए बोल सकते हैं। स्टिल अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अगर टर्मिनेट नहीं होगा देन हम ड्रग देंगे। सो ड्रग में क्या है, ड्रग में हमारा है एडेनोसिन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दैट इज एडेनोसिन। तो जब मैंने आपको फार्मा पढ़ाया था, फार्मा की जो मैंने आपको एमआरपी सीरीज करवाई थी, तो मैंने आपको एडिनोसिन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फॉर द स्टेबल पेशेंट दैट इज एडिनोसिन। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी हम एडिनोसिन पेशेंट को देते हैं ना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका टी हाफ कितना है, दैट इज लेस देन 10 सेकेंड है। तो जब भी हम एडिनोसिन पेशेंट को देंगे ना, तो कैसे देते हैं, इसका जो डोज है वो हम फर्स्ट डोज हम देते हैं 6 mg, तो फर्स्ट डोज हमारा 6 mg होता है। तो हमने 6 mg पेशेंट को दिया एंड 6 mg देने के बाद हमें इसके बाद हमें 20 ml 0.9% NS देना है ना। सो एक हमने 2 वे लगा दिया, 3 वे लगा दिया, ये 2 वे लगा दिया। सो 1 वे से हमने 6 mg एडिनोसिन दिया एंड दूसरे वाले वे से हमने 20 ml NS दे दिया एंड देन पेशेंट के जो हैंड है उसको एलिवेट कर दिया, अगर हमने पेरिफेरल दिया है तो एलिवेट कर दिया। सो दैट इज द वे। 6 mg देने के बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो हम 12 mg दे सकते हैं, ठीक है ना। 12 mg देने के बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो हम अदर ड्रग देंगे, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, जैसे कि डिल्टियाजेम, विरापामिल हो गया, ठीक है ना, मेटाप्रोलोल हो गया। सो ये सारे ड्रग्स फिर देखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इफ द पेशेंट इज स्टेबल। बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम क्या देते हैं, तो हम पेशेंट को कार्डियो वर्जन करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन करते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर तो हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया। ए क्यों नहीं हुआ, साइनस टेकिकार्डिया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइनस टेकिकार्डिया इसमें सिर्फ हार्ट रेट क्या होता है, मोर देन 100 होता है। हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 होता है, बाकी पी वेव नॉर्मल होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होता है, टी वेव नॉर्मल होता है, सो एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि पी वेव आर नॉट क्लियरली विजिबल, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमारा ए गलत हो गया था, ठीक है ना। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। सो यहाँ पे क्यूआरएस क्या हो जाता है, प्रोलोंगेशन हो जाता है। सो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन इन
वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, है ना। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बाकी इसमें भी पी वेव नहीं होता है, पी वेव इसमें विजिबल नहीं होता है, बट जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, वाइड होता है। बाकी हार्ट रेट भी 185 हो सकता है, सो वो भी करेक्ट था। पी वेव एब्सेंट है वो भी करेक्ट था, बट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो नहीं होता है, वाइड होता है। इट इज लाइक कि आपको बहुत वाइड आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, गलत हो गया। थर्ड इज की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सबसे पहले पी वेव भी नहीं होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। जो वेव्स है ना वो बहुत केओटिक होती है। सो बहुत जो ईसीजी जो रिदम होती है ना वो बहुत केओटिक होती है। वहां पे ना आपको पी वेव दिखेगा ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, और यहाँ पे जो पेशेंट है ना वो अनस्टेबल होगा। पेशेंट का जो बीपी है वो स्टेबल नहीं होगा, पेशेंट का सैचुरेशन भी लाइक नॉर्मल नहीं रहेगा। सो यहाँ पे पेशेंट क्या है वो अनस्टेबल होगा। सो दैट्स वाई डी हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। सो आंसर क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। ओके, प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज, हाँ ये हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का ईसीजी वेव है। यहाँ पे देखो पी वेव आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है ना। सो टी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और बहुत नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सो रेयरली विजिबल पी वेव, है ना। पी वेव बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और ये हमारा है साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया में देखो सब कुछ है, पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओनली द रेट इज हाई। बस रेट क्या हो जाता है, रेट जो है वो मोर देन 100 हो जाता है। नॉर्मली हमारा 60 to 100 हार्ट बीट होता है, सो मोर देन 100 हो जाता है, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो दैट इज नोन एज साइनस टेकिकार्डिया, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिल्यूजनल psychiatric patient in the ward is refusing to eat the evening meal, okay, stating that the food is poison, so that is known as delusion of persecution, है ना। मतलब कि उसको किसी पर शक है, मेरे फूड में जहर मिला दिया है, वो मुझे मारना चाहता है, वो मेरा पीछा कर रहा है, so उसको क्या बोलते हैं, delusion of persecution. The nurse's role to encourage the patient to eat without challenging the delusion directly, right. So हमें पेशेंट को इंकरेज करना है ईट के लिए, है ना, विदाउट मतलब डिल्यूजन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट खाना खा ले, राइट। सो ए इज द टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। तो देखो जब भी आप ऐसे डिल्यूजनल पेशेंट के साथ हम डील करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, फर्स्ट हमारा मोटिव होता है कि कभी भी हमें पेशेंट के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें खाना होगा। सो आर्ग्यूमेंट तो कभी नहीं करना है। सेकेंड है कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं करना है, डायरेक्टली जो उसका जो डिल्यूजनल जो बिहेवियर है उसको सपोर्ट भी नहीं करना है। सो डायरेक्टली जो डिल्यूजनल बिहेवियर को सपोर्ट भी नहीं करना है, ठीक है ना। एंड थर्ड हमारा जो मोटिव है दैट इज कि हमें पेशेंट की जो नीड है, नीड को हमें प्रॉपरली फुलफिल करना है। नीड क्या है यहाँ पे कि हमें पेशेंट को डाइट प्रॉपर देना है, पेशेंट का जो डाइट नीड है वो प्रॉपर फुलफिल करना है, ठीक है ना। एंड पेशेंट का जो एंजाइटी है, फोर्थ हमारा नीड क्या है कि एंजाइटी पेशेंट का क्या करना है, एंजाइटी पेशेंट का डिक्रीज करना है। सो ये हमारे गोल होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिल्यूजनल पेशेंट। आर्ग्यू नहीं करना है, उनके डिल्यूजनल बिहेवियर को हमें डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं करना है। थर्ड जो भी नीड है उसके नीड को फुलफिल करवाना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फोर्थ इज कि उनकी एंजाइटी को डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, ए है टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो बोलेगा कि खाने में जहर है मैं नहीं खाऊंगा, तो आप बोलोगे ठीक है मैं खा के दिखाता हूँ, अगर मैं नहीं मरा इसका मतलब जहर नहीं है, फिर तुम खा लेना। सो ये एक मैनिपुलेटिव टाइप का लगेगा, पेशेंट को ऐसा और शक हो जाएगा, उसको थोड़ा मैनिपुलेटिव लगेगा। एंड वो ये भी बोल सकता है कि हो सकता है कि तुमने मतलब उसको तो डिल्यूजन में है ना, वो उसको डिल्यूजन है, उसको फर्म फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ में है, तो वो बोल सकता है कि तुमने एंटीडोट ले लिया होगा इसलिए तुम नहीं मरे, मैं मर जाऊंगा, ये भी बोल सकता है वो। सो मैनिपुलेटिव नहीं करना पेशेंट को, तो ये तो गलत हो गया कि टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, ये नहीं करना है। बी क्या है, assure the patient that all food served in the hospital is safe to eat। अगेन आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे जितने भी फूड होते हैं पेशेंट के लिए वो सेफ है, आपको कुछ नहीं होगा, तुम खा सकते हो। सो
ऐसे पेशेंट से आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डिल्यूजनल में है ना। सो आपको, क्योंकि उनका इंसाइट लैक हो रखा है, उनको पता नहीं है, सो आप आर्ग्यूमेंट करने का कोई सेंस ही नहीं है, वो और ज्यादा वायलेंट भी हो सकता है ना। सो ये भी गलत हो गया। सी, ऑफर द पैक्ड फूड टू द पेशेंट। ठीक है, डी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट इट इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डिल्यूजन वाले पेशेंट का जो इंसाइट है ना, इंसाइट वो लैक हो जाता है। सो लैक ऑफ इंसाइट है, उसको नहीं पता उसको क्या है, एंड आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपको ये बीमारी है, आपके इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल, है ना। सो उसको फायदा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आने वाला है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पेशेंट के साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है, उसको डायरेक्टली हमें उसके डिल्यूजनल बिहेवियर को सपोर्ट भी नहीं करना है, और हमें उसकी नीड को भी फुलफिल करना है। तो हमें उसकी न्यूट्रिशन नीड को फुलफिल करना है, तो हम पेशेंट को पैक्ड फूड हो गया, है ना, जूस हो गया, जैसे जो पैक्ड में आता है वो देना है, फिंगर फूड हो गया। सो ऐसे फूड देना है जो पेशेंट को शक ना होगा, है ना। सो ऑफर द पैक्ड फूड टू द पेशेंट, दैट इज द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following is a sign of adequate breast milk intake in the newborn। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक इन द न्यूबॉर्न। सो स्लीपिंग थ्रू आउट द नाइट, बिल्कुल गलत। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एवरी 2 to 3 आवर्स पे उनको भूख लगती है। सो वो आपने सुना होगा ना कि छोटे बच्चे मम्मी को पूरी रात जगाते हैं, सोने नहीं देते हैं, हर 2 घंटे में उठते हैं। सो दैट्स द नॉर्मल थिंग, उनको उठना है, उनको हर 2 से 3 घंटे में वो उठेंगे, वो रोएंगे, एंड दैट इज द नॉर्मल थिंग। अगर वो पूरी रात आराम से सो रहा है, मतलब कि कुछ तो इशू है, कुछ भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। सो उसको बेबी को एवरी 2 to 3 आवर्स पे फीड चाहिए, एंड फीड चाहिए मतलब वो उठेगा, वो रोएगा। सो दैट इज द नॉर्मल थिंग। तो स्लीपिंग थ्रू आउट द नाइट मतलब कि वो गलत है। हैविंग 6 to 8 वेट डाइपर्स इन 24 आवर्स, यस ये करेक्ट हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एक्सेसिव क्राइंग, अगेन एक्सेसिव क्राइंग बता सकता है कि बेबी जो है वो डिस्कम्फर्ट बेबी को हो रहा होगा, है ना, डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, या फिर बेबी भूखा होगा, है ना, हंग्री होगा। सो ये अगेन गलत है। डी, फीडिंग इन एवरी 5, इट इज 5, है ना, सो 5 to 6 आवर्स। सो मतलब बोल रहा है कि फीडिंग इन एवरी 5 to 6 आवर्स, तो बेबी को एवरी 5 to 6 आवर्स में फीडिंग देना है। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, हमें एवरी 2 to 3 आवर में बेबी को फीड देना है। सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हैविंग 6 to 8 वेट डाइपर्स इन 24 आवर्स, मतलब कि बेबी का यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, मतलब कि इनटेक प्रॉपर है, तभी तो आउटपुट सही आ रहा है ना। सो एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क का क्या क्या साइन है, फर्स्ट की 6 to 8 डाइपर्स इन 24 आवर्स में वेट करेगा, ठीक है ना। 3 to 4 स्टूल्स पर डे करेगा, दैट इज नॉर्मल फॉर द बेबी। सो 6 to 8 डाइपर्स इन 24 आवर्स में वेट करेगा, ठीक है ना। 3 to 4 स्टूल इन अ डे पास करेगा। उसके अलावा एडिक्वेट वेट गेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। सो हमने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा है कि अप टू 1 मंथ में कितना गेन होना चाहिए, 6 मंथ पे बेबी का वेट कितना हो जाना चाहिए। सो एडिक्वेट वेट गेन होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द फोर्थ वन इज की और क्या होना चाहिए कि फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स पे बेबी को देना है, ठीक है ना। एंड बेबी कैसा होना चाहिए, काम होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। सो इसका मतलब कि एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक है इन द न्यूबॉर्न। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन वन मोर क्वेश्चन, दैट इज कि अ पेशेंट इन द कार्डियक ICU is prescribed nitroglycerin at 15 microgram per minute. So 15 माइक्रोग्राम पर मिनट प्रिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। फॉर चेस्ट पेन, ऑफ कोर्स नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, दैट इज अ वेजोडाइलेटर, तो हम कब देते हैं, चेस्ट पेन में देते हैं। द इन्फ्यूजन इज प्रिपेयर्ड एज 50 mg ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन 500 ml ऑफ D5 वाटर। तो 50 mg नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ डाला है, इन 500 ml डेक्सट्रोज 5 वाटर में डाला है, ठीक है। What rate on the infusion pump in ml per hour will deliver the correct dose? Very simple and very important questions पे है drug calculation पे। So drug calculation is something the important questions, यहाँ से एक MCQ तो आता ही आता है 110% confirm। drug calculation हो गया, ABG हो गया, ठीक है।
सो उन्होंने बोला कि कितने ml पर आर पे हम सेट करेंगे, क्योंकि इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दे रहा है, सो इन्फ्यूजन पंप में हमेशा ml पर आर में होता है, ठीक है ना। सो व्हाट रेट ऑन द इन्फ्यूजन पंप इन ml पर आर विल डिलीवर द करेक्ट डोज, ठीक है ना। सो कितना प्रिस्क्राइब्ड किया है, 15 माइक्रोग्राम पर मिनट। तो हम यहाँ पे पहले आर में कन्वर्ट करते हैं, तो आर में कितना हो जाएगा 60, मतलब एक 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 15 माइक्रोग्राम पर मिनट को अगर हमने आर में कर लिया कि 1 घंटे में कितना जाएगा, दैट इज 15 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 15 6 90, मतलब कि 900 माइक्रोग्राम जाएगा इन पर आर में, ठीक है ना। सो हमने आर का तो निकाल लिया, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ml पर आर में देंगे, क्योंकि इन्फ्यूजन पंप में ना हमेशा ml पर आर से जाता है, माइक्रोग्राम mg मिली है ना, उसमें नहीं जाता है, हमेशा किस में जाता है, ml पर आर में जाता है। सो 900 माइक्रोग्राम तो जाएगा, बट वो कितना ml पर आर में जाएगा, ठीक है ना। सो दैट तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया है सेकेंड थिंग कि 50 mg नाइट्रोग्लिसरीन को 500 ml में डिसॉल्व किया है। सो मतलब 500 ml में 50 mg है ना। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको 50 mg नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कितना है, 500 ml में है, 500 ml में है। तो 50 mg को हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 माइक्रोग्राम 1 mg इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम होता है हमारा, है ना, 1000 माइक्रोग्राम होता है। सो 50 mg में कितना हो जाएगा, 50 mg में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो 50,000 माइक्रोग्राम कितने में है, 500 ml D5 वाटर में है, ठीक है ना। सो 50,000 माइक्रोग्राम हमारा 50 ml D5 वाटर में है, तो 1 ml में कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। सो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 1000 है ना, सॉरी 500 है ना, सॉरी 500 है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो 100 माइक्रोग्राम आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत सिंपल, हमने कुछ नहीं किया। 50 mg नाइट्रोग्लिसरीन 500 ml ऑफ D5 वाटर में है, ठीक है ना। तो इसको हमने mg को हमने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा 50 माइक्रोग्राम पर मिनट जाना है, तो 900 माइक्रोग्राम पर आवर जाना है, इसलिए हमने इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो 50,000 माइक्रोग्राम जो है वो 500 ml ऑफ D5 वाटर में है, तो मतलब कि 1 ml D5 वाटर में कितना है, 100 माइक्रोग्राम है, ठीक है ना। और हमें देना कितना है पेशेंट को, हमें देना है 900 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। सो 900 माइक्रोग्राम देना है, कितने में होगा, सो 1 ml में 100 है, तो 900 माइक्रोग्राम में कितना होगा, 9 ml होगा, सिंपल। तो हमें कितना देना है, 9 ml पर आवर से देना है, क्योंकि 900 माइक्रोग्राम पर आवर हमें देना था पेशेंट को। सो 900 माइक्रोग्राम कितने में आएगा, 9 ml ऑफ D5 वाटर में 900 माइक्रोग्राम होगा। सो 9 ml पर आवर से हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, 9 ml पर आवर, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। इसके करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने ऐसे किया, कुछ लोग इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी करेंगे, सबका अलग अलग वे है। तो द मेन थिंग इज दैट कि आपको ड्रग कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ड्रग कैलकुलेशन से एक MCQ 100% कंफर्म है, आना है। तो ये तो आपको जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे एक MCQ तो आना ही आना है ना। CPR हो गया, क्या बोलते हैं, ये हमारा ड्रग कैलकुलेशन हो गया, ABG हो गया, ठीक है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को किसी हालत में ही छोड़ना। ऑलरेडी मैंने आपको लाइक इन द प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से MCQ आते ही आते हैं, तो वो टॉपिक एटलीस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। वो टॉपिक आपका वीक वाले एरियाज में नहीं होना चाहिए, वो टॉपिक आपको प्रॉपर रिवाइज करके जाना चाहिए, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।